हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो पिछला डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का भी यहाँ से समझ सकते हैं। वो इस तरह से था, हमारे पास कुछ एलिमेंट को हम कैसे नेटवर्क को बांट सकते थे। लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलैटरल, एक्टिव, पैसिव, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बात हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देख ली थी। ओके, अब हम आते हैं जल्दी से इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लीनियर का क्या मतलब है, नॉन लीनियर का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर नेटवर्क की। तो आपके पास लीनियर नेटवर्क कह लो या लीनियर कंपोनेंट की बात कह लो, लीनियर एलिमेंट की बात कह लो, ये हम यहाँ पर लीनियर के बारे में बात करते हैं। देखिए, लीनियर शब्द जो है वो कैसे आया। हमने एक इक्वेशन पढ़ी है y इज इक्वल टू एम एक्स। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, जिसमें हम कहते हैं अगर हमारे पास y एक्सिस है, हमारे पास x एक्सिस है, तो इसके ओरिजिन से होकर के लाइन जाएगी जिसका जो स्लोप होगा वो m से रिप्रेजेंट होगा, प्रवणता जिसको आप कहते हैं। तो चूंकि इस लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और दो वेरिएबल के बीच का रिस्पॉन्स जो है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ अगर m1 है तो आपके पास y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ x की पावर कितनी है 1, क्योंकि लिखी नहीं जाती, ये x की पावर 1 है। तो आप इस तरह से देख रहे हो x की पावर 1 है और y आपका एक एक्सिस है, x एक एक्सिस है। इस तरह का रिस्पांस अगर होता है तो हम उसको लीनियर बिहेवियर कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास इस तरह का कंडीशन आएगी कि ये जो x है इसको हम चेंज कर सकते हैं और उस हिसाब से y भी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ चेंज होगा, तो इस तरह के बिहेवियर को हम लीनियर बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, अगर पैराबोला की बात करें तो पैराबोला आप ऐसे बनाते हो, इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो अगर a को हम 1 भी कह दें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, पावर 2 हो गई, तो ये हमारी लीनियर नहीं रह गई, क्योंकि अब कर्व जो है इस तरह से बेंड कर जा रहा है। तो इसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे नॉन लीनियर। तो ऐसा ही क्यूब के साथ भी हो सकता है, क्यूब रखोगे तो ये स्टीफनेस और ज़्यादा हो जाएगी, पावर 4 रखोगे तो इस तरह से इसकी स्टीफनेस बढ़ती चली जाएगी। तो हमारे पास ये बिहेवियर है लीनियर, y इक्वल टू एक्स पावर 1 लीनियर। अब यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ 1, यहाँ 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है जो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से हम एक सामान्य सी जो हमने 12th क्लास तक पढ़ा है लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब, वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम आते हैं अपने नेटवर्क के लिए, अपने सर्किट के लिए। मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है, तो हमारे पास कोई एलिमेंट है जहाँ पर इस तरह का एक रिस्पॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है। V इज मतलब R अगर हम 1 ओम ले लें या 1 यूनिट का ले लें तो V इज इक्वल टू I है। दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, V इज इक्वल टू IR। हालांकि ओम्स लॉ अभी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन चूंकि 12th में आपने ओम्स लॉ को ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा है तो हमको मालूम है कि आपको V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन मालूम है। सपोज R इज इक्वल टू 1 तो V इज इक्वल टू I है। यहाँ पे देखो V और I का रिस्पॉन्स कैसा है, बिल्कुल लीनियर रिस्पॉन्स है। तो ऐसे सारे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जिसमें इस तरह का रिस्पॉन्स होता है, उनको हम पहली ही नज़र में लीनियर एलिमेंट कह देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करने मात्र से हमारा एलिमेंट और हमारा नेटवर्क क्या लीनियर कहलाने के लिए बिल्कुल क्वालिफाई हो गया है? कुछ और शर्तें भी होती हैं। तो याद रखो, यहाँ पर 2 शर्तें हैं जिनको कि हम टेक्निकली यूज करते हैं। पहला है कि जो लीनियर एलिमेंट होते हैं और उसी तरह से जो लीनियर नेटवर्क होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। ये कुछ नई चीज़ है जिसको आपको समझना है। तो लीनियर नेटवर्क या लीनियर एलिमेंट जो होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, इन 2 सिद्धांतों को एक साथ फॉलो करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट या कोई नेटवर्क प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इन दोनों को एक साथ फॉलो करे तो उस तरह के नेटवर्क को या उस तरह के एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखूँ, मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है इस तरह का, ये हमारा एक एलिमेंट है, दिस इज आवर एलिमेंट, ये प्लस माइनस यहाँ पर वोल्टेज है और ये आपकी करंट है I। पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, प्लस की तरफ
करंट एंटर कर रही है और प्लस से माइनस के बीच में हमने वोल्टेज डिफाइन कर रखा है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये हमारा नॉर्मल सा बिहेवियर है। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि V, अगर मान लो इससे हमने V1 वोल्टेज कराया तो हमारे पास I1 करंट आई, इसमें हमने V2 वोल्टेज किया, हमारे पास I2 करंट आएगी। अब अगर हम इसके अंदर इस एलिमेंट में V1 प्लस V2 वोल्टेज फ्लो करा दें या इस्टेब्लिश कर दें, इसे हमने कहा 2 वोल्ट कराया तो हमारी 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो की, 3 वोल्ट कराया, 2 पे 1 किया, 3 पे 2 किया, तो अगर हम 2 + 3 5 वोल्ट करा दें तो ये 1 + 2 3 मिली एम्पियर करंट वहाँ पर फ्लो कर जाएगी। तो अगर हमने V1 V2 को जोड़ दिया तो उसी हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स जो होगा ये भी I1 I2 भी इस तरह से जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए सर्किट में हमने किसी समय मान लो 2 वोल्ट अप्लाई किया तो हमारे पास 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुई, फिर हमने 3 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो की। इसका मतलब है अगर हम 5 वोल्ट अप्लाई करें तो यहाँ पर 5 मिली एम्पियर करंट इस सर्किट से फ्लो करेगी। इस तरह का बिहेवियर शो हो रहा है। तो इसको सुपरपोजिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने सिर्फ V1 V2 को जैसे अलजेब्रिकली जोड़ा ऐसे ही आउटपुट का भी जो है सीधा सा जोड़ हो गया। तो सुपरपोजिशन का मतलब है बस सीधे सीधे एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाना, सीधे सीधे एक दूसरे से अलजेब्रिकली जुड़ जाना। तो अगर इस तरह का बिहेवियर फॉलो हो रहा है हमारे सर्किट में, इस तरह के बिहेवियर को हम अगर देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो सर्किट है या वो जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। एक और चीज़ है, जैसे मान लो किसी इसी एलिमेंट की बात करें, हमारे पास V था, उस हिसाब से I था, I निकल आ रहा था। हमने क्या किया, V को किसी कांस्टेंट A से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए, तो इसका असर ये होगा कि जो I है ये भी A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी, तो अगर हमने इसको दुगना कर दिया तो यहाँ पर करंट भी दुगनी हो जाएगी। तो जितने फैक्टर से हमारे पास ये V1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसी फैक्टर से हमारा करंट भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो एक तरह से ये जो इस तरह कंडीशन को हम कंडीशन ऑफ होमोजेनाइटी कहते हैं। और अगर थोड़ा गहराई से आप सोचें तो आप पाओगे कि जो कंडीशन ऑफ होमोजेनाइटी है ये एक तरह से सुपरपोजिशन का ही एक एक्सटेंशन है। जहाँ सुपरपोजिशन प्लस पे काम करता है वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के साथ काम करता है, बट फिर भी हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। तो ये 2 सिद्धांत अगर काम कर रहे हैं तो हमारा जो नेटवर्क होगा या हमारा जो एलिमेंट होगा जिसके हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लीनियर कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लीनियर नेटवर्क की बात करें तो जल्दी से लिख लें लीनियर नेटवर्क के बारे में। ऑन लीनियर नेटवर्क ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो पहला तो है ऑन लीनियर नेटवर्क ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, इसके ऊपर ओम्स लॉ काम करता है। फुल स्टॉप। इन सच नेटवर्क द पैरामीटर्स, इन सच नेटवर्क द पैरामीटर्स जैसे such as the parameters such as resistance, capacitance, inductance. The parameters such as resistance, capacitance and inductance remains constant with respect to change in voltage, with respect to change in voltage, current, voltage, current, time, temperature, etc. Voltage, current, time, temperature, etc. Full stop. For such network, the response मतलब आपकी जो करंट है, जो वोल्टेज लगाने से एस्टैब्लिश जो शुरू हुई है, फॉर सच नेटवर्क्स द रिस्पॉन्स that is current, ब्रैकेट में लिख दोगे current, response that is current is always proportional to, the response that is current is always proportional to the excitation, always proportional to the excitation. excitation क्या है? वोल्टेज। तो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो आप
उत्तेजित कौन कर रहा है, उत्तेजना कौन ला रहा है, एक्साइटेशन कौन ला रहा है, वोल्टेज का इस्टेब्लिश होना, और उसकी वजह से जो प्रतिक्रिया क्या हो रही है, करंट का फ्लो होना। तो यहाँ पर क्या होता है, ओम्स लॉ को हम एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे नेटवर्क में जो रिस्पॉन्स होता है यानी जो करंट होती है वो हमेशा एक्साइटेशन यानी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, जो कि एक तरह से ओम लॉ ही है। ये वैसा ही है जो आपका जो या आपने एक्साइटेशन किया और उसके फलस्वरूप आपको यहाँ पर रिस्पांस दिखा। जितना एक्साइटेशन अगर 2 है तो रिस्पांस मान लो 2 है, तो अगर एक्साइटेशन 2 × 2 हो गया तो रिस्पांस भी 2 × 2 हो गया, रिस्पांस में भी उसी तरह का एक सीधा सा ट्रांसफर होकर चला गया। तो अगले पैराग्राफ से लिखें, द लीनियर नेटवर्क्स ऑब्लिक एलिमेंट्स, द लीनियर नेटवर्क ऑब्लिक एलिमेंट्स always follow, the linear network oblique elements always follow the principle of superposition, always follow the principle of superposition and the principle of homogeneity, principle of superposition and the principle of homogeneity। अब सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस चीज़ को अब मैं कहूँगा आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इसी आंसर में ही इसको लिखो, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डिफाइन द लीनियर सर्किट, या ऐसा मेरा जो व्यक्तिगत रूप से कहना है कि आप इन स्टैंडर्ड वर्ड को यूज करके अपना आंसर ख़त्म कर दो, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मत दो, ये मान करके कि ये आपको आता है। आप एग्ज़ाम में ऐसा लिखो कि आपको आता है। उससे क्या होता है, देखो आपके लिए भाषा नई है, आपके लिए सुपरपोजिशन शायद पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए सर्किट के अंदर होमोजेनिटी शायद पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। मास्टर्स तो कम से कम किए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर किए होने का मतलब 4 साल का बीटेक किया है और 2 साल का एमटेक कम से कम किया है, तो आपसे वो ऑलरेडी 5 साल आगे हैं। उसके अलावा रिसर्च वगैरह है तो वो आप उसमें 10 साल जोड़ लीजिए। तो 10 साल आपसे आगे होने का मतलब है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विषय को बहुत पढ़ा होगा, 10 साल में पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है, तभी इतनी लंबी यात्रा पूरी कर पाए हैं। तो जब इतना पढ़ा है तो वो इसकी जो भाषा है उसके बड़े यूज टू हो चुके हैं। जैसे हम अगर कोई चीज़ 10 साल तक पढ़ते हैं तो हम उस विषय की जो गूढ़ भाषा होती है, जो खास भाषा होती है, उसके हम बड़े ही आदी हो जाते हैं। आदी होने के साथ मतलब ये हुआ कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसी भाषा में बात करते हैं, उस भाषा में समझते, चूँकि हम किताबें वैसे पढ़ते हैं। अब आप में से आप किस तरह के बच्चे जब उस तरह की भाषाओं में उत्तर लिखते हैं, आंसर करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा हमको लगता है कि भाई ये व्यक्ति, बच्चा जो है, ये कैसे अच्छी भाषा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की जो कोर भाषा है उसमें बात कर रहा है। ये एक तरह से आपके एक्सपर्टीज़ की भी दिखाता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, और मतलब कुछ भी है, आप अच्छे रास्ते पे चले हो, इस तरह का एक भान हमको देता है। अब लेकिन अपने समझने के लिए तो लिख ही लो कहीं ना कहीं कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ। पता लगा भाषा बनाने के चक्कर में हमने उन पे तो इंप्रेशन झाड़ दिया, और कल को वाइवा वगैरह में किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई तुमने इंटरनल टेस्ट हुआ था, उसमें बेटा तुमने जो है लीनियर कंपोनेंट की परिभाषा में लिखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जानते हो क्या होता है। अब आप वहाँ पर हक्का बक्का कह रहे भैया ये क्या कह दिया, तो आपको जानना भी जरूरी है। तो ऐसा करो, अपने नोट्स में एक बॉक्स बना लो और उस बॉक्स में आप लिखोगे कि ऐसे लिखोगे लेट फॉर एन एलिमेंट, ऐसा लिखोगे लेट फॉर एन एलिमेंट द करंट, लेट फॉर एन एलिमेंट द करंट इज I1 when voltage is V2, sorry V1। फॉर एन एलिमेंट द करंट इज I1 है, जबकि वोल्टेज V1 है। ऑल्सो when voltage is V2 the current is, also when the voltage is V2 the current is I2, ठीक है। So if superposition principle is applicable, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां लागू हो रहा है, देन V1 + V2 इज इक्वल टू
I1 प्लस I2। तो अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू हो रहा है तो हम इसका लिखेंगे कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड corresponding element is called, ऐसा नहीं लिखे, नहीं ऐसा नहीं लिखे, जो प्रिंसिपल हम बता रहे हैं ना, देन इफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल देन V1 प्लस V2 इज I1 प्लस I2। तो कुल मिला के ये कहना है अगर दो इंडिपेंडेंट कोई घटनाएं हैं, जैसे एक बार हमने V1 वोल्टेज लगाया करंट I1 हुई, फिर V2 वोल्टेज लगाया करंट I2 हुई, ये दो अलग अलग घटनाएं थी, लेकिन अगर हम इनको एल्जेब्रिकली जोड़ दें, यानी V1 को V2 से जोड़ दें, तो हमारा रिस्पॉन्स भी एल्जेब्रिकली जुड़ जाएगा। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है। तो यानी कि इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एक्साइटेशन यानी कि आर सम एल्जेब्रिकली गड़बड़ कर दी, एल्जेब्रिक, अरे देख लेना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। इफ एक्साइटेशंस आर सम एल्जेब्रिकली देन द current must also be some algebraically। तो अगर वोल्टेज एल्जेब्रिकली जुड़ रहा है, एल्जेब्रिकली सम आ रहा है, तो इसका मतलब है करंट भी एल्जेब्रिकली जुड़ जाएगा। ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये है कि फॉर लीनियर रिस्पॉन्स, अगर लीनियर रिस्पॉन्स है तो V इज इक्वल टू I, इफ V इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट फैक्टर, मान ले K, कांस्टेंट फैक्टर K, द resultant current becomes K time I, that is K time V is equal to K time I। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह की स्थिति को हम क्या देंगे, इस तरह की स्थिति को हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। तो मुख्य परिभाषा में आपने सिर्फ ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो होता हुआ बताया है, और अपने पास कहीं लिख दिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इतना हो गया। तो इतना करने के बाद अब हम क्या कर पा रहे हैं, इतना करने से हम लीनियर एलिमेंट और साथ ही साथ लीनियर नेटवर्क को भी डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क की तरफ। तो नॉन लीनियर नेटवर्क वही जो लीनियर ना हो, यानी कि ऐसे जो ओम लॉ फॉलो ना करें, ऐसे जिनमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ना फॉलो हो, ऐसे जिसमें कि जो सर्किट वेरिएबल्स हैं लाइक करंट, वोल्टेज, वो टाइम, जैसे सर्किट जो वेरिएबल्स हैं, रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस तो नहीं, जो भी एलिमेंट है उसके अंदर, वो वोल्टेज के हिसाब से चेंज हो जाए, करंट के हिसाब से चेंज हो जाए, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाए, इस तरह के बिहेवियर शो करना शुरू कर दें। तो जहाँ पर जो हमारा एलिमेंट जिसके हम कंसिडरेशन ले रहे हैं वो वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, टाइम, इन सब के साथ वो वेरी कर रहा हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा डायोड है। तो लिख ले नॉन लीनियर नेटवर्क ऑब्लिक एलिमेंट। तो यहाँ आप लिखेगा for such networks oblique elements, the Ohm law may not be applicable, full stop. Such systems also never follow the principle of superposition,
and the principle of homogeneity. Full stop. In such elements, the parameter depends upon the value of temperature, time, voltage, current, etc. ठीक है, एंड etc एंड लिखें, नॉर्मली कर देते हैं तो ये होगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है नॉन लीनियर, अगर हम इसको बताएं तो एग्जाम्पल में लिख दो कि द डायोड इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। सर्किट का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो पहला शुरुआती हिस्सा ट्रांजिस्टर हो गया, डिफरेंट टाइप की बीजेटी हो गए, तो हम एक सिंपल सा सबसे शुरुआती कर ले लें तो डायोड जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड है, इट इज़ अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन लीनियर एलिमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा है कि उसके केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिस्पॉन्स होता है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, तो रिस्पॉन्स इस तरह से होता है। दिस इज समथिंग जैसे एक्सपोनेंशियल कुछ है या कुछ ऐसा है जैसा कि पैराबोलिक होता है। अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो कुछ पैराबोलिक सा दिखता है। तो ये किसी भी लिहाज से इस तरह के लीनियर बिहेवियर से अलग है, तो ये एक नॉन लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, the output characteristic of PN junction diode shows its non-linear behavior. तो ये हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर का बाइफर्केशन हो गया। अब हम बात करते हैं बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल। देखो बाईलैटरल मतलब ऐसा है जैसे आप सोचो कि आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट में आपने इधर से करंट फ्लो कराई आई और इधर से वोल्टेज रखा, इस तरह से यहाँ वोल्टेज है, तो ये आपका कोई सिरा ए था, ये सिरा बी था, ऐसे था। तो आपके करंट आपने जो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ था वो ऐसे आया। हमने क्या किया कि इसको पलट दिया। पलटने का मतलब है ये ऐसे ही रहा, अब की बार हमने करंट इधर से फ्लो कराई और तो ये सिरा प्लस हो गया, ये माइनस है। इस स्थिति में मतलब चाहे ए से करो चाहे बी से करो, ऐसा अगर आप करो या फिर वैसे ही कर दें, हाँ, जिस भी तरह से घुमाओ, जैसे आप करंट चाहे इधर से एंटर करो, चाहे करंट आप इधर से एंटर करो, चाहे आप ए को प्लस मान के बी को माइनस करके आप अपना पूरा पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो करो, चाहे ए को माइनस बी को प्लस मान करके अपना पैसिव साइन कन्वेंशन से करंट फॉलो करो, हर हाल में आपकी जो करंट आएगी, जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ही आएगा। तो लीनियर है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो दिशा का कोई अंतर नहीं पड़ रहा, चाहे आप इस दिशा से जाएं चाहे इस दिशा से जाएं, आपके इस जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यानी कि VI जो कर्व है, VI कर्व पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब इस तरह की स्थिति हमारे सामने आती है तो हम ऐसे एलिमेंट को, इस तरह के खास तरह के जो एलिमेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, बाईलैटरल। अब यहाँ बाईलैटरल कहने का मतलब बाई मतलब होता है दो, और लैटरल कहने का मतलब है दोनों दिशाओं का, कोई किसी भी दिशा से आप एंटर करो, कोई भी करंट को एंटर कराओ एलिमेंट में, कोई भी फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लिखे बाईलैटरल के बारे में, अ सर्किट या एलिमेंट whose characteristic behavior, a circuit or element whose characteristic behavior is same रहता है, is same irrespective, मतलब इस बात का फर्क किए बिना, इररिस्पेक्टिव इसको लिख दो, इररिस्पेक्टिव वर्ड को आप डिक्शनरी मीनिंग देख लीजिएगा। इररिस्पेक्टिव मतलब होता है बिना इसकी फिक्र किए, ऐसा सेंस होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, are called bilateral element या नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर,
रजिस्टर एक एलिमेंट है, रजिस्टर जो है एक एलिमेंट है जो कि बाइलेटरल होता है, या कह लो एक नेटवर्क एक नेटवर्क है हैविंग रजिस्टर्स ओनली, हैविंग रजिस्टर्स ओनली। एक ऐसा नेटवर्क जिसके केवल रजिस्टर ही है उसके अंदर, वो किसका प्रतीक है? वो एक बाइलेटरल अरेंजमेंट का प्रतीक है। यूनिलेटरल का मतलब क्या हो गया? यूनिलेटरल का मतलब ये हो गया जिसमें ऐसा ये सुविधा नहीं मौजूद है, ये सुविधा वहाँ मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम पीएन जंक्शन की बात करें, अगेन मुझे बार बार इनका पीएन जंक्शन कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ रहा है, और ये मैं मान रहा हूँ कि आपको पीएन जंक्शन बहुत ही बेसिक सा आता है। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, अगर आप पी के साथ प्लस जोड़ते हो, एन के साथ माइनस जोड़ते हो, तो ठीक है आपकी करंट है यहाँ पर, है ना, इस तरह का है, तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। इसे कहते हैं इसकी फॉरवर्ड बायसिंग। इस स्थिति को इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप इसी पीएन जंक्शन के साथ उल्टा कर दो, आपने इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, तो ये कहलाती है रिवर्स बायसिंग। तो जहाँ यहाँ पर मिली एम्पियर ऑर्डर करंट बहती है, वहाँ यहाँ पर माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर करंट बहती है, जो कि ना के बराबर मान ली जाती है। मतलब 1000 गुना छोटी, इससे भी 1000 मिली एम्पियर, तो वैसे भी एम्पियर का 1000 गुना छोटा मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर का 1000 गुना छोटा माइक्रो एम्पियर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी करंट होती होगी, बहुत छोटी करंट होती है। इतनी छोटी करंट कि उसको हम करंट प्रैक्टिकली ना ही कहें, और हम कहें कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक डायरेक्शन में करंट को अप्लाई करोगे इस तरह के एलिमेंट में, तो करंट फ्लो कर जाएगी, आराम से फ्लो कर जाएगी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपने इसका पोलैरिटी चेंज कर दी, आपने करंट को इधर से फ्लो कराने के लिए इधर प्लस कर दिया, तो फिर उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। रजिस्टर में ऐसा नहीं होता। रजिस्टर में इधर से करंट फ्लो कराओगे इधर से करंट चली जाएगी, इधर से कराओगे इधर चली जाएगी। लेकिन इस तरह के एलिमेंट में ऐसी सुविधा नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट जिस नेटवर्क में होते हैं, उन नेटवर्क को हम यूनिलैटरल नेटवर्क कहते हैं, और ऐसे एलिमेंट को यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं। बिल्कुल वैसा है जैसे वन वे होता है ना, जैसे कुछ रोड होती है, कुछ फ्लाईओवर होते हैं जिसमें दोनों तरफ से आने जाने को आपको मिलता है कि आप उस पर इधर से आप घर से जा रहे हो तो उस पर चढ़ के उधर जाओ, और वापस आ रहे हो तो फिर उस पर चढ़ करके वापस आओगे। इस तरह का सुविधा होती है। कुछ ऐसे सड़क होती है, कुछ ऐसे फ्लाईओवर या सब होती है जहाँ से आप केवल जा सकते हो, लौटने के लिए आप उसका यूज नहीं कर सकते हो जिस भी वजह से। तो वो भी यूनिडायरेक्शनल है, यूनिलैटरल एक तरह से सड़क है कि जाने का या इधर से आने का इधर का आने का एक ही तरफ का रास्ता है, दोनों रास्तों के रूप में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से नॉर्मल रोड, बाइलेटरल, वन वे रोड, यूनिलैटरल, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, अ सर्किट विथ डायोड। कोई भी जैसे डायोड है, यहाँ पर भी डायोड एक नॉन लीनियर भी है और डायोड एक यूनिलैटरल भी है। तो एग्जाम्पल में लिख दो, एक सर्किट, अ सर्किट विथ पीएन जंक्शन डायोड। और भी बहुत चीज़ें हैं, बट अभी बेसिक रूप से आप समझे, अ सर्किट विथ पीएन जंक्शन डायोड इज यूनिलैटरल, और पहले लिखा है अ सर्किट विथ पीएन जंक्शन डायोड इज नॉन लीनियर सर्किट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जिसको कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे आगे आने वाले समय में, जिसका मतलब है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। जरा इसके बारे में सोचते हैं। थोड़ी सी बात हम लोगों ने इससे पहले की थी, एक्टिव पैसिव के बारे में, कि भाई एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। जब पावर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो बच्चों हमने आपसे पैसिव और एक्टिव के बारे में बात की थी। तो होता क्या है, पॉजिटिव साइन, पैसिव साइन कन्वेंशन क्या है, अगर हमारे पास इस तरह से कुछ होता है, आपके पास ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से अगर करंट जा रही है तो पॉजिटिव करंट होगी, और ऐसी स्थिति में अगर इसको ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ए बी होगा। तो ये जो आई है, इसको जब वी ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पावर आएगा, और ये पावर पॉजिटिव होगा। यानी ये एलिमेंट कैसा होगा, ये एलिमेंट ऐसा होगा जो कि आपकी जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इट विल बी लाइक सिंक। जैसे सिंक होता है ना, जैसे किचन में सिंक लगा होता है, जैसे ये सिंक है इस तरह का,
इस तरह का सिंक है, यहाँ पर इस तरह से आउटलेट है। अब यहाँ पर आपका एक नल लगा हुआ है, अब नल से पानी गिर रहा है, अब वो पानी सिंक में जा रहा है, सिंक में घूमता हुआ फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जितनी भी पानी आप यहाँ बहाओगे, आप नल खुला छोड़ दो तो सारा का सारा पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा, पूरे घर की टंकी खाली कर दोगे। ये सिंक अपने आप में सक्षम है उस टंकी को खाली करने के लिए। अब वहाँ देखना पड़ेगा कितनी रेट से यहाँ से पानी बह रहा है, कितनी रेट से आपका पानी बह रहा है, वो तो है ही है, लेकिन दिस इज समथिंग। अब ऐसा लगेगा, अब आप सोचो, इसको ऐसे सोचो, आप यहाँ से देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि इस सिंक के अंदर कितनी क्षमता है पानी को रखने की। जितना पानी यहाँ से जा रहा है सबका सब ये सोखे ले रहा है, वो सोख नहीं रहा है, वो भी उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है, नाली वगैरह बहा रहा है। लेकिन हम अगर इस सिस्टम को ना देखें, खाली उस सिंक को देखें, तो हमें ऐसा लग रहा है सिंक सब कुछ निगले ले रहा है, सब कुछ लीलता चला जा रहा है, सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। वो उसका कैसे मैनेज करता है दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट एक तरह से हमें देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम पावर देते जा रहे हैं और ये पावर को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। अब एब्जॉर्ब कहाँ करेंगे भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है खा तो जाएंगे नहीं एनर्जी को, हजम तो कर नहीं जाएंगे एनर्जी का किसी दूसरे रूप में रूपांतरण कर देंगे। ठीक है, वो साउंड में कर सकते हैं, वो हीट सबसे फेवरेट होता है, हीट में वो उसको रूपांतरित कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो असली अपनी जगह बात है। तो फिलहाल ऐसे एलिमेंट जो होते हैं जो कि जिनके लिए पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने पावर कैसे डिफाइन किया था? हमने पावर डिफाइन किया था dW/dt। तो इसका मतलब है कि इनके लिए जो dW होता है वो p/dt हो जाएगा। ओके, अब हम कहें कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं उसकी पावर, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसने कितना पावर कंज्यूम कर लिया, कितना पावर ये हजम कर चुका है। तो आप क्या करना चाह रहे हो, जिस समय से देखना शुरू किया, अब आप कोई समय जब से देखना शुरू किया, मान लो उसको 0 मान लिया। अब समय को 0 मानने का मतलब है कि जब हमने जस्ट देखना शुरू किया वो समय, जैसे हमने घड़ी क्लिक की तो क्लिक किया तो उस समय हमारी घड़ी जहाँ थी वो 0 है, वो 0 मत मान लो। उसके बाद वहाँ से 15 सेकंड तक चली तो हमारा अगला टाइम मान लो t है 15 सेकंड। तो यहाँ पर अब हम टाइम को यहाँ टाउ कह देते हैं, मतलब यहाँ t यूज किया है एक नोटेशन, तो यहाँ टाउ कह देते हैं। तो 0 से टाउ टाइम तक हमने अपने देखा कि कितना पावर जो है उस सिस्टम को मिल रहा है। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव आता है, 0 या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या कर रहा है, या तो सिस्टम पावर को कुछ नहीं कर रहा है या वो सिस्टम उसको केवल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो पैसिव एलिमेंट होते हैं, सीधी सी बात हो गया, पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि एनर्जी के लिए एक सिंक का काम करते हैं। सिंक मतलब जैसे बताया ना, जैसे पानी के लिए सिंक हमेशा उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है, उसको ठिकाने लगाता जा रहा है। ऐसे जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एनर्जी को एक सिंक की तरह से एब्जॉर्ब करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब, ऐसे कर ले, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया पैसिव एलिमेंट की बात। दूसरा आता है एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि पावर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, वो पावर डिलीवर कर रहे हैं, वो पावर भेज रहे हैं, एक तरह से पावर को वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग, डिलीवरी दे रहे हैं, पावर को डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हो। जरा इस एग्जाम्पल के लिए सोचो। इस एग्जाम्पल में आपने कहा कि भाई ये सिंक क्या है, जितना पानी गिर रहा है इस पानी को ये एक तरह से ठिकाने लगा रहा है। तो हम कह रहे हैं ये एक तरह से पैसिव एलिमेंट की तरह से काम कर रहा है। और जो नल है ये लगातार पानी प्रोवाइड करा रहा है, तो ये पानी प्रोवाइड करा रहा है, तो ये एक एक्टिव एलिमेंट की तरह से है। लेकिन आप सोचो, ये जो एक्टिव एलिमेंट है नल, इसको पानी कहाँ से मिल रहा है? तो आपने पता किया, ये पानी जो है घर के ऊपर एक टंकी रखी है, ये टंकी के अंदर पानी भरा है, उससे इसको कनेक्शन मिल रहा है। तो असल में ये टंकी और ये नल हमारे दो अलग चीज़ें नहीं है, ये टंकी का ही ये एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि नल के रूप में यहाँ दिख रहा है। तो आप इसको नल को नल ना मानो, इस नल को कहो कि ये टंकी का ही एक्सटेंशन है। तो हमारे लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही चीज़ है भाई, यहीं से तो निकल के आया है, यहीं तो है, कुछ ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है। आप समझ लो हमें घर में टंकी ऐसी है जिसके अंदर ये इनबिल्ट है नल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सिंक है ये क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है जो हमेशा एब्जॉर्ब करता रहता है। और ये जो टंकी है ये एक एक्टिव एलिमेंट है जो पानी प्रोवाइड कराती रहती है। तो प्रोवाइड कराने का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, अगर P हमेशा पॉजिटिव है
तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम है। P अगर निगेटिव है तो वो डिलीवर करने वाला एलिमेंट है। तो अगर एब्जॉर्ब को अगर हम पैसिव कह रहे हैं तो इसका मतलब है डिलीवर करने वाले को हम एक्टिव कहेंगे, यही तो मतलब है। तो डिलीवर करने वाले एक्टिव कहोगे, इसका मतलब है कि अगर हम पैसिव के लिए W की वैल्यू इस तरह से लिखी मोर देन और इक्वल टू 0, तो हमें एक्टिवली क्या लिखना पड़ेगा, सम 0 to t p dt, यहाँ टाउ लेस देन 0 ऐसा लिखना पड़ेगा। लेस देन 0 यानी कि वो एलिमेंट डिलीवर करता है। लेकिन एक बात जरा समझो, यहाँ पर जरा क्लिक पॉइंट समझो, क्या ये टंकी जब से बनी है मतलब आपके घर में आई उससे पहले जब से बनी है तब से ये पावर केवल डिलीवर ही कर रही, तब से खाली पानी इससे निकल ही रहा है? किसी पानी भरना भी पड़ता है? आंसर होगा भरना पड़ता है भाई पानी। हाँ, ये है कि पानी भरते हैं हम, एक बार हमने मोटर चला दी, पानी भर गया, अब उसको भरने में 1 घंटा लगा, लेकिन फिर हमने इस टंकी से निकलने वाले पानी को बहुत ही समझदारी के साथ 22 घंटे तक यूज किया। तो यानी कि अपने परफॉर्मेंस, अगर इसकी परफॉर्मेंस की हम 23 घंटे माने या 24 घंटे मान ले, चलो 24 घंटे मान लेते हैं, तो 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा था जब ये टंकी सिर्फ पानी को अपने अंदर भर रहा था। तो अगर आप मोटर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो मोटर के पर्सपेक्टिव से देखने से पानी, टंकी जो है वो एक पैसिव एलिमेंट की तरह से काम कर रहा है, ठीक है, वो लगातार पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन 1 घंटा उसने ऐसा काम किया, उसके बाद अगले 23 घंटे तक मोटर बंद हो गई, आपकी टंकी क्या कर रही है, अगले 23 घंटे तक एज ए एक्टिव एलिमेंट की तरह से काम कर रही है। और कभी भी ये जो टंकी है ये उससे ज़्यादा पानी नहीं आपको प्रोवाइड करा पाएगी जितना इसने एब्जॉर्ब किया था। तो 1 घंटे में इसने एब्जॉर्ब किया और अगले 23 घंटे तक इसने एमिट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको हम एक्टिव एलिमेंट कह रहे हैं, दे आर एग्जैक्टली नॉट द एक्टिव, नॉट द स्ट्रिक्ट सेंस एक्टिव। अच्छा, एक्टिव तब होते जब ये टंकी, जैसे वो कौन सा था, एक कौन सा पात्र था जिस पात्र में से हमेशा निकलता रहता है, उस पात्र के अंदर कभी कुछ खत्म नहीं होता। एक ऐसे कोई कहानी है पुराणों में, कैसे किसी पात्र की बात होती है, अच्छे पात्र जैसा है जिसमें से हमेशा निकलता रहता है, मतलब वो उस मटके को भरने की आवश्यकता नहीं होती, उस मटके में कुछ ऐसा होता है कि क्रिएट होता है, वो एनर्जी ऐसा क्रिएट हो रही है, उससे निकलता ही रहता है, तो वो हमेशा प्रोवाइड करता है, वो कभी भी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन आपको मालूम कि वास्तव में जीवन में ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं इस बात को कहूँ कि सच में लगभग सभी तरह के एलिमेंट दुनिया के, चाहे वो बैटरी हो चाहे जो भी हो, दे आर अ काइंड ऑफ पैसिव एलिमेंट। इसे ये सिंक है, ये 24 घंटे पैसिव एलिमेंट होगा, खाली पानी को निपटारा करेगा। लेकिन जो टंकी है ये 1 घंटा पैसिव रहेगी और 24 घंटा एक्टिव रहेगी। तो इस तरह से अब आप कहोगे सर इसका मतलब है सब कुछ पैसिव आपने बता दिया। नहीं, प्रैक्टिकली आप सोचो कि ये जो टाइम है, जैसे आप आज की डेट में हम मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात करें, जस्ट फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात करें, तो मोबाइल की जो बैटरी होती है, मान लो ये टाइम है, ये पावर प्लस है और ये पावर माइनस है, ये टाइम है। आपने बैटरी को चार्जिंग में लगा दिया, अब बैटरी चार्ज हो रही है और बैटरी टी टाइम तक चार्ज हुई, तो इसका जो पावर था पॉजिटिव था। पावर पॉजिटिव होने का मतलब है उस समय हमारी जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी थी वो एब्जॉर्ब कर रही थी, भाई इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर केमिकल रिएक्शन को रिवर्ट करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने यहाँ पर चार्जिंग बंद कर दी, आपकी 100% चार्जिंग दिख गई। उसके बाद फिर आपने अब जैसे मोबाइल फ़ोन चार्ज पे लगाया तो आपने तुरंत अपने व्हाट्सएप वगैरह चेक करना शुरू कर दिया। तो व्हाट्सएप चेक करने का मतलब अब पावर कुछ वहाँ पर डिलीवर करना शुरू किया, बैटरी तुरंत काम करना शुरू कर दी, नेट को एक्टिवेट सब कुछ कर रही है और आपको तुरंत वो रिस्पॉन्स कर रही है। फिर आपने कुछ देर तक यहाँ पर, अब आप सोचो ऐसे आपने एकदम से खूब सारा कंज्यूम किया, फिर थोड़ी देर बाद आप कहोगे अब चलो रख देते हैं, आप कुछ करने चले गए, फिर उसका पावर कंजम्पशन कम हो गया, खाना पीना खा के आए, फिर आपने अपने गाने वाने देखे, खूब अपना मूवी देखी, फिर आपने उसको रख दिया।
अब शाम को अब सो गए आप, चार्ज हो रहा, फिर दिन सुबह उठे फिर आपने उसमें कुछ किया, काम इस तरह से किया, फिर इस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या दिख रहा है, जितना पावर उस बैटरी ने एब्जॉर्ब किया था उतनी ही पावर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिलीवर कर रहा है। ये तो काम आपने किया, हो सकता है आपका 2 घंटे के अंदर ये चार्जिंग हो गई हो, लेकिन वो डिस्चार्जिंग जो है वो अगले मान लो 18 घंटे तक चली, और अच्छा फ़ोन है, आपका कंजम्पशन वैसा है, हो सकता है 36 घंटे तक चले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो टाइम स्पैन है 36 घंटा और जो चार्जिंग का टाइम स्पैन 2 घंटा का अनुपात बहुत बढ़ गया, 18 गुना ज़्यादा आप यूज कर रहे हो उसको जितनी देर में चार्ज किया था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अपने पूरे लाइफ पीरियड में जो बैटरी है, मतलब एक चार्ज से दूसरे चार्ज होने तक के बीच में वो चार्जिंग में कम समय ले रही है, लेकिन वो पावर एब्जॉर्प्शन में कम समय ले रही है, समय कम ले रही है, बट डिलीवरी वो ज़्यादा समय तक कर रही है। इस तरह का हम कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहा है। इस इतने दौरान तक तो हमारी बैटरी पैसिव रही ना, एब्जॉर्ब किया, तभी तो वो आपको काम दे रही है, और इतने समय तक वो एक्टिव है। अब हाँ, चूंकि ये समय ज़्यादा है तो हम उसकी थोड़ा एक्टिव के ऊपर ज़्यादा उसको हम कहते हैं बड़ी अच्छी बैटरी हमारी चल रही देर तक। अब तो वो फास्ट चार्जर आ गए हैं कि आपको मतलब भाग रहे हो, आपके पास 20 मिनट का समय है, आपने उस पर रखा पावर चार्जर, एकदम से टच कराया और वो एकदम सुपर चार्ज हो गए। और फिर ऐसा नहीं कि सुपर चार्ज हो गए, सुपर डिस्चार्ज भी हो गए, कि जितनी छुआते ही वो चार्ज हो गया और टच करते ही वो डिस्चार्ज हो गया, नहीं, वो चलेगा, अपना टाइम स्पैन पूरा लेगा। तो ऐसी स्थिति में तो उसकी पैसिव वाली लिमिट तो और कम कर दी आपने। जो बैटरी पैसिव रहती, जब एब्जॉर्ब करती, वो तो समय आपने और कम कर दिया, और बल्कि उसका वो जो समय है जो उसको यूज करने वाला है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम बैटरी को एज अ एक्टिव एलिमेंट मानते हैं। लेकिन बीइंग एन इंजीनियर यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दीज माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स। ये जो बारीक वाले हैं ना, इन पे आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यहीं से ही खेल बनता है, यहीं से खेल बिगड़ता है। एक्टिव, हाँ भाई सीधी सी बात है, एब्जॉर्ब करते हैं, रजिस्टर एब्जॉर्ब करता है, पैसिव है, बैटरी प्रोवाइड करती है, एक्टिव है। बट इज इट एवरी टाइम, इज इट ट्रू फॉर एवरी टाइम? नो। तो अगर कहूं पैसिव के लिए मैं कहूं तो दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइम। देखो, रजिस्टर जो होता है वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, ये सिंक हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। शायद कैसा हो कि कुछ सीवर सिस्टम ऐसा हो जाए कि यहाँ से प्रेशर आए, यहाँ कोई गैस बन जाए, यहाँ से बुलबुल के पानी बाहर निकलना शुरू कर दे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अदरवाइज इसका काम क्या है, सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। इट विल एब्जॉर्ब, वो पानी को हमेशा ठिकाने लगाएगा, पानी को हमेशा ड्रेन कर देगा फॉर एवरी टाइम। जिस भी टाइम कहोगे इट विल ऑलवेज ड्रेन द वाटर। सो दिस कंडीशन कि ये पॉजिटिव होता है, यानी कि ये इसके लिए पॉजिटिव पावर होती है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइम इफ इट इज पैसिव एलिमेंट। बट फॉर एक्टिव एलिमेंट के लिए सेम कंडीशन इज ट्रू at least for one value of tau। तो सभी टाइम वैल्यू के लिए ये कंडीशन पैसिव एलिमेंट के लिए ट्रू होगी, लेकिन एक्टिव एलिमेंट के लिए यही कंडीशन ट्रू होगी, एक पर्टिकुलर समय के लिए ट्रू होगी, वो समय जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही होगी, जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। समझ रहे हैं ना, ये कहने का मतलब हमारा, और यही सबसे खास बात है। इसको पॉजिटिव कह देना, इसको नेगेटिव कह देना, वो तो बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट हुआ, वो तो ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑब्वियस थिंग। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं लगभग सभी एलिमेंट पैसिव ही होते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ, अगर आप कहोगे सर तो ये बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो इन ट्रू सेंस एक्टिव है, तो हम कहेंगे ऐसी घटना जिसमें केवल एनर्जी बढ़ी, सिर्फ एनर्जी डिलीवर ही हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, उसी को हम ट्रू एक्टिव मान सकते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स के तरह जाऊं, आपने सुना होगा बिग बैंग इज सपोज टू बी समथिंग, इवेंट कह लो, समथिंग विच इज एक्टिव इन ऑल सेंस, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ उस समय एनर्जी क्रिएट ही हुई, एनर्जी एक्सप्लोड हुई, एनर्जी फैली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लैंक टाइम तक फॉलो नहीं हुआ, और वो एनर्जी को प्रोवाइड हुआ। तो बिग बैंग कैन बी सपोज टू बी, बिग बैंग को हम मान सकते हैं कि ऐसी घटना है जो कि एक तरह से एक्टिव, एक तरह से मतलब
इन अ सेंस एक्टिव कह सकते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज समहाउ पैसिव। कोई पूरी लाइफ टाइम तक पैसिव, कोई बहुत थोड़े टाइम स्पैन के लिए पैसिव। तो अब हम प्रैक्टिकली क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली वो जो बहुत थोड़े टाइम स्पैन के लिए जो पैसिव होते हैं, जैसे टंकी हो गई या बैटरी हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई। जैसे आप बैटरी बना रहे हो, जिसमें बैटरी बना रहे हो उसमें तो उसमें ऊर्जा आप लगा ही रहे हो, अब उसके बाद उसको ऑन कर दिया, उसके बाद चलना शुरू किया, तब वो एक्टिव हो गया, तो वो एक्टिव हो गया। तो यानी जो जो पैसिव होते हैं वो किसी भी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी एक्टिव नहीं होते, लेकिन जो एक्टिव होते हैं वो कम से कम अपने जीवन काल में कुछ ऐसे समय होते हैं जब वो एज अ पैसिव बिहेव करते हैं, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम they deliver the energy, so they are considered as active element. So this is the a difference between the active and passive. परिभाषा के तौर पर अगर कहें तो एक्टिव नेटवर्क क्या होते हैं, सर्किट क्या होते हैं या एलिमेंट क्या होते हैं, सर्किट विथ एटलीस्ट वन एनर्जी सोर्स। अगर एक्टिव की बात करें तो सर्किट लिख लें, तो सर्किट विथ एटलीस्ट वन एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड द एक्टिव नेटवर्क या एक्टिव सर्किट। और ये जो सोर्स हो सकते हैं, दे मे बी अ करंट सोर्स और दे मे बी द वोल्टेज सोर्स। तो सर्किट विथ एटलीस्ट वन एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड द एक्टिव नेटवर्क या एक्टिव सर्किट, एंड these networks have active element या active source, active element और active source in the form of voltage source और current source। और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, अ सर्किट, ये पैसिव सर्किट क्या होती है, पैसिव सर्किट मतलब होता है सर्किट विदाउट एनी एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड द पैसिव सर्किट। विदाउट एनी एनर्जी सोर्स इट इज कॉल्ड द पैसिव सर्किट। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा हमारे सामने कि एक्टिव इन व्हाट सेंस दे आर ट्रू एक्टिव और दे आर most of the time active but for a particular time span they are the passive। ये याद जरूर रखना इस बात को, क्योंकि ये एक बहुत ही बारीक कंसेप्ट है और यही बारीक कंसेप्ट आने वाले समय में हमारी सहायता करेगी जब हम बैटरीज को और अच्छे समझना चाहेंगे, हम वोल्टेज सोर्स को और अच्छे समझना चाहेंगे, है ना। ये इस तरह से इस बात को हमें समझना है। चलिए फिर इतना हमारे पास हो गया, तो अब मेरे पास काफ़ी कुछ ऐसा हो चुका है, मेरे ख्याल से इतना कुछ हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है कि नाउ वी कैन मूव टू द किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन सब की तरफ अब हम बढ़ सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस के अगर हम देखें तो आपके पास रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर एज ए एलिमेंट भी आपके सामने, इवन ओम लॉ भी, हाँ सॉरी ओम लॉ है। तो अभी मुझे पहले ओम लॉ के बारे में आपसे बात करनी है। ओम लॉ की बात करने के बाद वी विल डायरेक्टली मूव टू द रजिस्टर, देन कैपेसिटर, देन इंडक्टर, एंड आफ्टर दीज कंपोनेंट्स हम किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद से आपके न्यूमेरिकल की जो यात्रा है वो शुरू होगी। आई होप कि आप अगर इस चीज़ को देख रहे होंगे, ये सारे सीरीज़ की वीडियो देख रहे होंगे, तो आप महसूस कर रहे होंगे कि चीज़ें कठिन नहीं है, लॉजिकल ज़्यादा हैं और बारीकी के साथ हैं। तो अगर आप उन बारीक चीज़ों को अपने साथ रखते जाओगे, नोट करते जाओगे, उनके ऊपर अपना ध्यान लगाते रहोगे, तो आपको ये पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी विषय की तरह लगेगा। आपको लगेगा अच्छा यहाँ वो वोल्टेज लग गया, अच्छा यहाँ वो कॉन्सेप्ट लग गया, अरे वाह यहाँ ये लॉ लग गया, ओके दैट्स ग्रेट। सो इट विल बी लाइक सीक्वल। इसे आप वेब सीरीज़ के सीक्वल देखते हैं, आपने पार्ट 1 देखा तो आपको कुछ कहानी वहाँ पे समझ में आई, फिर आपने पार्ट 2 देखा और पार्ट 1 की कहानी का सुपर पोजिशन, तो वो आपको इंटरेस्ट बढ़ाता है, हाँ वहाँ वो देखा था, अच्छा ये उसका मतलब वो सवाल थे तो ये है। तो ये जो नहीं है, जब बाहुबली 1 में कटप्पा ने किसको बाहुबली किसने मारा, तो वो 2 देखने वाला व्यक्ति इसलिए 2 को इतना समझ पाया क्योंकि उसने 1 देखा था, 1 को समझा था। बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही होता है, आपने इसको समझा है और फिर उसका एप्लीकेशन देखा, तो जो समझा था उसको और अच्छा आपने, अरे वो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होता है ना, ये एक फ्लो होता है विचारों का। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और हम लोग अगले बार बात करेंगे अबाउट द ओम्स लॉ एंड द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। ओके, चलिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।